क्वेश्चन नंबर लेसन 11 है। आज क्वेश्चन नंबर 6 से हल करना है। अच्छा एक चीज बताओ सब लोग बाबू ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अच्छी हवा, पहले समझो बाबू। कह रहा है कि अच्छी हवा मिश्रण के विशेषता का अतिरिक्त और कौन सी कंपन फ्लाक्स से सुविधाएं हैं? सुनो, जैसे हमने के कहीं से अगर डीएनए निकालना हो तो उसके लिए अच्छी हवा भी चाहिए और उसके लिए अच्छा मिश्रण भी चाहिए। और क्या क्या चाहिए आपको बताना है। तो क्या क्या चाहिए? वहाँ पर जीवाणु नहीं होना चाहिए। वहाँ पर जीवाणु होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। विषाणु भी नहीं होना चाहिए। हानिकारक सूक्ष्म जीव भी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? और वह कम खर्चीला भी होना चाहिए और वहाँ पर ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। बात समझ रहे? तो लिखो, समझे हो ना क्या क्या जरूरत होती है किसी भी कोनो भी माने कंपन फ्लाक्स के लिए। लिखो, कंपन फ्लाक्स के लिए, फ्लाक्स का मतलब है जहाँ पर सूक्ष्म जीव हम लोग प्राप्त करते हैं। कंपन फ्लाक्स के लिए अच्छी हवा और सुन करके लिखते रहो। कंपन फ्लाक्स के लिए अच्छी हवा और बात मत करो। अच्छी हवा और मिश्रण के साथ वहाँ विषाणु जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं होना चाहिए। उपस्थित नहीं होना चाहिए। उपस्थित नहीं होना चाहिए तथा वहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी उपस्थित होना चाहिए। ऑक्सीजन भी उपस्थित होना चाहिए। कल से नया चैप्टर की शुरुआत होगी आपकी, ठीक है? 12वां लेसन की। और वह कंपन फ्लाक्स साथ साथ लिखते रहेंगे। और वह कंपन फ्लाक्स कम खर्चीला होना चाहिए। कम खर्चीला होना चाहिए। माने इतना चीज की जरूरत होता है कि फ्लाक्स में अगर सूक्ष्म जीव को प्राप्त करना है तो इतने चीजें की जरूरत होती है। हो गया जी? सब लोग लिख लिए? क्वेश्चन नंबर 7 के पास कदम रखो बाबू। आओ मिटाए, साथ साथ मैंने लिखते चला, पहले ध्यान रखना। मिटा दे इसको। सब लोग लिख लिए? आइए खूब ध्यान से आप तैयारी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा देखो, शिक्षक के परामर्श कर 5 पैलिंड्रोमिक, वाह क्या बात है, अनुप्रयास करें तथा क्षारक युग्म नियम का पालन करते हुए पैलिंड्रोमिक अनुक्रम बनाने का उदाहरण का पता लगाइए। पहले आप जानिए कि आखिर पैलिंड्रोमिक क्या होता है। पैलिंड्रोमिक क्या होता है? देखो, पैलिंड्रोमिक वह होता है, वह अनुक्रम होता है कि आगे से पढ़ो और पीछे से पढ़ो, दोनों तरफ सेम शब्द बनता है। जैसे नयन, नयन तो नयन दाएं से पढ़ोगे तभी नयन होगा और बाएं से पढ़ोगे तभी नयन होगा ना। मलयालम,
मलयालम, आगे से पढ़ो, बाएं से पढ़ो, उसी को पैलिंड्रोमिक कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? तो पहले तो लिख लेना पैलिंड्रोमिक क्या होते हैं 7वां के उत्तर में। पैलिंड्रोमिक देखो कि जब किसी शब्द को या अनुक्रम को, जब किसी शब्द को या अनुक्रम को बाएं से या दाएं से पढ़ने पर एक समान शब्द बनता है, तो इसे पैलिंड्रोमिक, सब लोग याद कर लो बाबू, आज पैलिंड्रोमिक कहते हैं। अब चाहे तो उदाहरण में नयन देखो, चाहे बाएं से पढ़ो चाहे दाएं से एक समान। मलयालम, चाहे बाएं से पढ़ो या दाएं से एक समान। नयन, मलयालम, दाएं से पढ़ो बाएं से, बाएं से पढ़ो दाएं से, सेम है। अच्छा, आप पढ़े हो ना डीएनए के कितने क्रम होते हैं? 2 क्रम होते हैं इस तरीके से। उसमें 2 आप पढ़े होंगे, न्यूक्लियोटाइड के क्षारक होते हैं। ये अगर 5 डैश है तो ये 3 डैश है, ये 3 डैश है तो ये 5 डैश है। बीच में यह हाइड्रोजन बंध के द्वारा जी, यहाँ ए, यहाँ जी, यहाँ ए, यहाँ जी, यहाँ मान लो सी है, यहाँ टी है। जैसे हो क्या हो, जैसे हो। तो अगर आप इधर ए से पढ़ते हैं तो यहाँ ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ए। देखो इसका उल्टा, यहाँ मान लो सी है तो जी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ टी लिख लो, यहाँ टी है तो ये आना चाहिए। उसके बाद से यहाँ टी रहेगा, फिर यहाँ सी रहेगा, फिर यहाँ टी। तो आपने जब 5 डे से पढ़ा तो ए जी ए टी सी टी, और जब आपने यहाँ भी 5 डे से नीचे से पढ़ रहे हैं तो ए जी ए टी सी टी। दोनों तरफ से पढ़िए, इधर भी 5 डे से सेम आ रहा है, इधर भी 5 डे से सेम आ रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? पैलिंड्रोमिक। समझ में आया? इसी का कहते हैं। आपको याद होगा कि ये एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है। और आपने पढ़ा था कि हमेशा एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ा होता है। देखो बायोलॉजी है, आप अपने आप को इतना कमज़ोर मत कर लीजिएगा कि कभी आप जाएं कहीं तो आपको ऐसा महसूस हो कि बहुत वीकनेस है। इसलिए ध्यान से, ये एडेनिन है, इसके साथ थाइमिन जुड़ा है, ये ग्वानिन है, साइटोसिन, हाइड्रोजन बंध आपका होता है। तो अगर आप 5 डैश से पढ़ रहे हैं तभी सेम आ रहा है, 3 डैश से, इधर भी 5 डैश से पढ़ रहे हैं तो सेम आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक। एकदम याद रखना कि सेम टू सेम इसमें होता है कि ए के साथ टी, जी के साथ सी, ए के साथ टी, ऐसे आपका क्या होता है, सब जुड़े होते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोमिक। थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसको, सब लोग लिख लिए इसको। देखो 5 गो शब्द आपको बनाना है। कहीं भी जी लिखिएगा उसके नीचे सी, और कहीं भी सी लिखिएगा उसके नीचे जी। 5 गो शब्द आपको बनाना है। हो गया? चलिए, हाँ बाबू, 5 गो शब्द हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। जी लिख लो, ए लिख लो, फिर ए लिखो, फिर टी लिखो, फिर टी लिखो, फिर सी लिखो। 3-3 6 गो आप अनुक्रम लेंगे। देखो जी के नीचे क्या होता है? सी, ए के नीचे टी, ए के नीचे टी, टी के नीचे ए, टी के नीचे ए, सी के नीचे जी। एगो ही अनुक्रम आपका रहा। 1 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो अनुक्रम बनाना है।
चेंजिंग करते रहो थोड़ा बहुत। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जी, यहाँ पर जी, यहाँ पर ए, यहाँ पर टी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी। तब क्या होगा, जहाँ जहाँ जी है तहाँ सी लिखेंगे। ए के साथ है टी, टी के साथ है ए, सी के साथ है जी, सी के साथ है जी। याद है ना आपको, सी के साथ जी रहता है, टी के साथ। आपको इच्छा जेंग मन को होगा बनाइए, माना 6 को होना चाहिए, 5 को ग्रुप इसको बनाना है, समझ रहे हो। फिर यहाँ पर ए लिखो, फिर यहाँ पर ए लिखो, फिर यहाँ पर जी लिखो, फिर यहाँ पर सी लिखो, फिर यहाँ पर टी लिखो, फिर यहाँ पर टी लिखो। बताओ ए के साथ क्या, टी, टी, सी, जी, ए, ये आपका। फिर इसके बाद से 4 नंबर में आप यहाँ पर सी लिख सकते हैं, यहाँ पर टी, फिर जी, फिर सी, फिर ए, फिर जी। तो सी के साथ क्या आएगा, जी, टी के साथ ए, जी के साथ सी, ये जी, ये टी, ये सी। ए कहाँ है, ए कहाँ है बताएंगे, टी लिख लो। ए कहाँ है, किडनी, सी। बताओ सभी लोग मिलकर एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ बायोलॉजी में कि बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है। सब लोग बताओ, बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है, नोट कर लो इसको, किसके लिए। छोटा सा क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका क्या लगाती, किसी को अगर टीबी हुआ है तो टीबी के लिए लगाया जाता है। भुला गए तुम लोग, हाँ। अभी इसके पीछे वाले पार्ट में देखो, ऐसे विभाजन, तो सीधा बैठो। अर्धसूत्री विभाजन याद है, आज याद करो। अर्धसूत्री विभाजन हुआ, विभाजन होता है जिसमें विभाजन के बाद जो संतति कोशिका बनती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्ध का मतलब आधा। हमने के शरीर में 100 गो कोशिका है और उससे 50 कोशिका का ही निर्माण होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ये कहाँ पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन, हमारे शरीर में कहाँ, जनन, जो जनन की क्रिया होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन ही होता है। तब हमने के अंदर 46 गुणसूत्र है, तब पिता का 23 और माता का 23 जाता है, तो उसमें 46 होता है, आधा आधा ही जाता है। और अगर 46 मेरा चला गया, 46 उसका चला गया, तो समझो 92 हो जाएगा। तो लड़का ना हो का है दोस्तों किसका है, तली घो। 8वां उत्तर है कि अर्धसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन में जो संतति बनती है, जो संतति बनती है उसमें, आज सबको याद हो ना, अर्धसूत्री गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। सबको याद हो गया होगा, ठीक है। अब इससे पूछा है ना कि पुनर्योगज डीएनए किस अवस्था में बनता है, तो लिख लो, पुनर्योगज डीएनए अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम पूर्वावस्था में बनता है। प्रथम पूर्वावस्था पढ़े होंगे 11 में, सब बनता है। चलिए उत्तर नंबर 9 के पास हम लोग चलते हैं, जल्दी जल्दी। प्रथम पूर्वावस्था में बनता है, सबको याद होना चाहिए, जितने आप उत्तर लिख रहे हैं पूरा याद होना चाहिए आपको। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 कुछ हमसे प्रश्न कर रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि प्रतिवेदक यानी रिपोर्टर एंजाइम को वर्णयुक्त चीन की उपस्थिति में बाहरी डीएनए को परपोषिक कोशिका में हस्तांतरण के लिए मॉनिटर करने के लिए किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है। देखो, आप पढ़े होंगे प्रतिकृति के बारे में, यानी प्रतिकृतियन के बारे में, तो मैंने आपको कल कहा था, बताया भी था, ओरिजिन पॉइंट अंग्रेजी में कहते हैं कि प्रतिकृतियन के दौरान
सबसे पहले जो बाहरी डीएनए होता है उस डीएनए को परपोषी कोशिका के डीएनए के साथ जोड़ा जाता है और वहीं से डीएनए को परपोषी कोशिका के अंदर भेज दिया जाता है और फिर वह डीएनए जब परपोषी कोशिका के अंदर जाता है तो प्रतिकृति करता है। प्रतिकृति को तो जानते हैं ना, कहाँ एक डीएनए से बहुत अधिक डीएनए का क्या होता है निर्माण। तो लिखो, वही पूछा है आपसे किस प्रकार मॉनिटरिंग होती है। लिखो, सर्वप्रथम सब लोग पढ़े हो गए, इस तरीके से आपका फिगर था ना, यहीं पर ओरिजिन पॉइंट था और यहीं से लिया करके बाहरी डीएनए को आप जोड़ दे रहे थे, याद करो, चित्र में भी बताया गया था। देखो, सर्वप्रथम बाहर से डीएनए को लेकर परपोषी कोशिका से जोड़ देते हैं, कोशिका से जोड़ देते हैं और जब ये डीएनए परपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, परपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो यह प्रतिकृति के क्रिया द्वारा नए डीएनए का निर्माण करता है। हो गया, लिख लो बस जल्दी से। क्वेश्चन नंबर बाबू हमारे पास है 10 नंबर। लिखा गया है कि निम्नलिखित का संक्षिप्त परिचय आपको देना है। जिसका पहला आप सभी लोग देख रहे हैं, प्रतिकृतियन का उद्भव। का आपको याद है प्रतिकृतियन क्या होता है? जब एक डीएनए से कई डीएनए का निर्माण होता है, जब एक डीएनए कई डीएनए में क्या होता है, बदल जाता है, तो इसी को प्रतिकृतियन कहते हैं। याद है ना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिकृतियन कहते हैं। जब एक डीएनए से क्या होता है, कई डीएनए का निर्माण होता है, तो इसको प्रतिकृतियन कहते हैं, भुलाएंगे मत इसका। दूसरा आपका देखिए, बायोरिएक्टर पढ़े थे, आपको याद है? बायोरिएक्टर जिसमें हम लोग डीएनए का क्या करते हैं, जो अनुवांशिक पदार्थ होता है उसका निर्माण करते हैं। बहुत बड़ा एक बर्तन होता है, जिसमें विलोडक लगा होता है, जो हमेशा नचता रहता है, और फिर जो भी बनाना होता है पुनर्जीवित डीएनए, उसको हम लोग बना लेते हैं। अनुप्रवास संसाधन भी मैंने आपको बताया था, याद है? कि जब आपको बायोरिएक्टर से अच्छे पुनर्जीवित डीएनए प्राप्त हो जाते हैं, उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको अनुप्रवास संसाधन से गुजारा जाता है। उसमें जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। लिखे थे ना आप लोग? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त में बताइए। पीसीआर का पूरा नाम याद है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका क्या कार्य होता है? आपने पढ़ा था कि जो डीएनए का 2 खंड होता है, हमारे डीएनए में जो दोनों न्यूक्लियोटाइड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड को पीसीआर क्या करता है, काटता है। फिर उसके बाद से उसको अलग दोनों को अलग कर देता है, दोनों खंड को अलग कर देता है। फिर दोनों खंड से देखते हैं एक एक नए डीएनए का आता है निर्माण है, इसी को पीसीआर कहते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम और डीएनए। तो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण को लेकर जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम भी पढ़े थे, याद है आपको? प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा जो होता है डीएनए को हम लोग विशेष जगह पर काटते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, याद है? एक एक्सोन्यूक्लियस था जो डीएनए को बाहर से करता था, एक एंडोन्यूक्लियस था। काइटिनेज भी आप पढ़े थे। काइटिनेज का मतलब जो जीव होते हैं, अगर उसकी कोशिका भी थी काइटिन से बनी है, तो उस काइटिन को कोशिका भी थी काइटिन की बनी है, तो उसको काटने के लिए काइटिनेज एंजाइम का प्रयोग करता है। ये भी हो जाएगा सब। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अपने अध्यापक से चर्चा करके पता लगाइए कि निम्नलिखित के बीच में कैसे अंतर करेंगे। प्लाज्मिड डीएनए, गुणसूत्रीय डीएनए। प्लाज्मिड क्या होता है? जब किसी सूक्ष्म जीव से काट करके डीएनए को जो बाहर निकालते हैं, उसी को प्लाज्मिड कहते हैं, आप लिखे होंगे। और गुणसूत्रीय डीएनए, तो वह डीएनए जो गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है, जो अनुवांशिक लक्षण के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेके जाता है, उससे गुणसूत्रीय
डीएनए कहते हैं। आरएनए और डीएनए में अंतर पूछ रहा है बाबू, लिखाइए जाएगा। आरएनए अनुवांशिक नहीं होता है, डीएनए अनुवांशिक होता है। आरएनए जो होता है इसमें 4 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। कौन? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन नहीं, साइटोसिन, यूरेसिल। लिखा जाएगा, ये सब आप लिखे भी होंगे। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस ये भी लिखा जाएगा। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को बाहर से किनारे से काटता है, और एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कहाँ करता है? अंदर से काटता है। ये पाठ आपका संपन्न हुआ, लेकिन तैयारी कितना होगी आप खुद समझेंगे। समझ रहे हैं? चलो केमिस्ट्री के पास हम लोग चलते हैं।